हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करेंगे आज हम यूनिट 7 जिसमें हम शिक्षण अधिगम रणनीतियों के बारे में बात करेंगे। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, यूनिट 7 में जो चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इनमें से ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि शिक्षण अधिगम रणनीतियों के बारे में बात करूँ तो इसे हमने जनरल पेडागोजी जब पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा था। इसे हमने हिंदी भाषा शिक्षा शास्त्र जब पढ़ा तब भी देखा। गणित शिक्षण शास्त्र जब पढ़ा था तब भी था। ईवीएस पेडागोजी जब पढ़ाई तब भी आया था। तो ये हर जगह आया था, बट कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस है इसमें, इसलिए हम इसको एक बार और देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फटाफट चलेंगे इस बार। बाकी पीडीएफ में आप चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। आपको पूरा पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप ध्यान रखें कि कोई भी पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि जो मेरे यहाँ से मिस हो गया है, आपको पीडीएफ स्क्रॉल करते टाइम कोई भी पॉइंट ऐसा लगता है कि यार ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मिस हो गया है, मुझसे वो छूट गया है, तो आप प्लीज़ उसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर वो चीज़ ज़्यादातर हाईलाइटेड करता हूँ जो मुझे टफ लगती है। हो सकता है आपके हिसाब से टफ चीज़ कुछ और हो, मेरे हिसाब से टफ कुछ और हो। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है। 7.2 है, एक अधिगमकर्ता केंद्रित सामाजिक विज्ञान कक्षा के सामान्य लक्षण। अधिगमकर्ता केंद्रित यानी कि लर्नर सेंटर्ड सामाजिक विज्ञान कक्षा में के क्या गुण होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है कि अधिगमकर्ताओं के अनुभवों का उपयोग करना। यदि आप चाइल्ड सेंटर्ड की बात कर रहे हो, लर्नर सेंटर्ड की बात कर रहे हो, तो जो लर्नर्स है उनके आप एक्सपीरियंसेस का यूज़ करोगे। इसके डिटेल पढ़ना इतना जरूरी है नहीं, बस उदाहरण उनके देख सकते हो आप। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पढ़ाना, सिर्फ बुक्स को ही नहीं पढ़ाना, बुक्स के अलावा भी बच्चों को पढ़ाना। समुदाय के संसाधनों का उपयोग करना, जो आपके आसपास कम्युनिटी है उस कम्युनिटी से कौन कौन से रिसोर्सेज आप अवेलेबल करा सकते हो उनको यूज़ करना। इसके बाद फिर आता है सामाजिक मुद्दों में अन्वेषण के लिए स्थान सृजित करना, कि बच्चों को खोज के लिए जगह मिल पाए। फिर मानव अधिकारों पर चर्चा करना, मानवों के कौन कौन से अधिकार हैं जो हमारे संविधान में वर्णित हैं, उन सब के बारे में उनसे बात करना। जीवन कौशलों को विकसित करने के लिए स्थान सृजित करना, ऐसा प्लेस बच्चों को प्रोवाइड कराना, ऐसा स्पेस बच्चों को प्रोवाइड कराना जिसमें वे उनकी लाइफ स्किल्स डेवलप हो सके, 10 लाइफ स्किल्स हैं वो डेवलप हो सके। श्रव्य दृश्य सामग्रियों का उपयोग करना, श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करने से अधिगम बहुत आसान हो जाता है। बच्चों के माइंड में चीज़ें काफ़ी टाइम तक फिर रुक जाती हैं। बहुदृष्टिकोण के लिए सम्मान, आपको सिर्फ एक दृष्टिकोण को ना लेते हुए बहुत दृष्टिकोण को लेकर चलना है, क्योंकि हमारा देश एक तरह से विविधतापूर्ण देश है। इसमें अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता है, तो सभी को साथ में लेकर चलना है, सभी का सम्मान करते हुए चलना है। ठीक है, बहुभाषावाद का उपयोग, आपको सिर्फ एक भाषा पर ही अड़ग नहीं रहना, एक ही भाषा को आपको फिक्स्ड नहीं करना है, आपको फ्लेक्सिबल लेना है, थोड़ा सा लचीला। एक रणनीति के चयन को निर्धारित करने वाले कारक, जब आप एक रणनीति को चयन करते हो, यानी कि जब आप एक प्रोसेस को लेते हो कि यार मुझे इस प्रोसेस को फॉलो करना है, तो आप उसको कैसे निर्धारित करोगे, कौन कौन से फैक्टर्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला उद्देश्य, कई प्रकार बच्चों को कुछ उद्देश्य के साथ पढ़ाई जाती हैं। उद्देश्य के प्रकार, ज्ञान, समझ, कार्यान्वयन कौशल आदि पर निर्भर रणनीति का चयन आप करते हो। तो हम रणनीति का चयन करते टाइम ये देखते हैं कि जो उद्देश्य है जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें किस तरह का नॉलेज है, किस तरह की समझ उसमें इन्वॉल्व है, और किस तरह के कौशल उससे बच्चों के विकसित होंगे। तो जब हम उसका उद्देश्य पता चल जाएगा जो भी हम पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम अच्छे से रणनीति का यूज कर सकते हैं। विषय वस्तु पर भी डिपेंड करता है कि किस विषय वस्तु को हम पढ़ा रहे हैं, उसमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है श्रव्य दृश्य सामग्री की जरूरत पड़े, हो सकता है मैप की जरूरत पड़े, ग्लोब की जरूरत पड़े, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। संसाधनों की उपलब्धता, हमारे पास कौन कौन से संसाधन हैं उसके हिसाब से भी हम रणनीति को चूज करते हैं। विद्यार्थियों की योग्यता भी देखते हैं कि जिस विद्यार्थी को हम पढ़ाने जा रहे हैं वो उन विद्यार्थियों की एबिलिटीज़ क्या हैं। शिक्षक की संसाधन संपन्नता, वही बात हो गई यहाँ पर, संसाधनों की उपलब्धता और शिक्षक की संसाधन संपन्नता लगभग एक ही बात है। यहाँ पर यह है कि शिक्षक के पास संसाधन है या फिर नहीं है। शिक्षण अधिगम रणनीतियाँ, हम शिक्षण अधिगम रणनीतियाँ, कुछ मेथड्स हैं शिक्षण अधिगम की, जिसमें से सबसे पहले आ जाता है भूमिका निर्वाह। भूमिका निर्वाह जिसे हम बोलते हैं रोल प्ले। भूमिका निर्वाह एक ड्रामा की तुलना में अधिक नमनीय है। देखिए, जो ड्रामा होता है, ड्रामा में जिसे हम बोलते हैं नाटक, नाटक में पहले से ही निर्धारित होता है कि ये संवाद बोले जाएंगे और इस तरह से परफॉर्म होगा। भूमिका निर्वाह में पहले से ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, इसमें बस बच्चे से बोल दिया जाता है कि चलो तुम एक दुकानदार की भूमिका निभा के बताओ, तुम एक ठेले वाले की भूमिका निभा के बताओ, तुम एक डॉक्टर की भूमिका निभा के बताओ। ठीक है, तो वहाँ पे बच्चा फिर तुरंत ही अपने माइंड में कुछ कुछ लेकर आएगा और तुरंत करेगा। तो यहाँ पर पहले से कुछ फिक्स नहीं होता है।
भूमिका निर्वाह में प्रसंग हो सकता है, किंतु संवाद विद्यार्थी व अभिनेताओं के एक समूह द्वारा विकसित होगा। संवाद विद्यार्थियों द्वारा ही विकसित होगा। कभी कभी भूमिका निर्वाह बिना आवश्यक पूर्वाभ्यासों के भी आयोजित होते हैं, मतलब पहले से फिक्स नहीं करते, पहले से प्रैक्टिस नहीं की जाती, बिना प्रैक्टिस के बिना पूर्वाभ्यासों के ही डायरेक्ट लागू कर दिए जाते हैं। भूमिका निर्वाह के कुछ चरण हैं, क्या क्या है। पहला, प्रसंग को निश्चित करना कि किसकी भूमिका को निर्वाह करना है। एक प्रसंग पर निर्णय लेना जो विषय वस्तु जो पाठ्य वस्तु से संबंधित हो। फिर आता है भूमिकाओं के प्रकार, विद्यार्थियों की अपेक्षित संख्या पर निर्णय लेना कि यार कौन कौन सी भूमिकाएं हैं, उसमें कितने लोग लगेंगे। ठीक है, नमनीय तरीके से संवाद विकसित करना, सिर्फ रिजेक्ट नहीं होना, मतलब अगर आपको लगे कि यार इस संवाद में या इस डायलॉग में कुछ चेंज करना है तो आप उसे चेंज कर सको। एक छोटा पूर्वाभ्यास आयोजित हो सकता है, आप एक छोटा सा क्या बोलते हैं प्रैक्टिस उन्हें करा सकते हो। भूमि निर्माण का सामान्य पोशाकों के साथ या उसके बिना भी नहीं करना। आप नॉर्मल ड्रेस ले भी सकते हो और बिना ड्रेस के भी ले सकते हो, जैसे कि एक डॉक्टर का करना है। अब डॉक्टर के लिए आप सिंपल कहीं से वाइट कोट ना मिले तो सिर्फ वाइट शर्ट फंसा ली, और जो क्या होता है वो, मैं नाम भूल गया उसको आप यूज़ कर सकते हैं, स्टेथोस्कोप। हाँ, स्टेथोस्कोप का आप यूज़ कर सकते हैं। शिक्षण एवं सहपाठियों द्वारा इसकी प्रतिपुष्टि। शिक्षक और सहपाठी क्या करेंगे, देखो भूमिका निर्वाह चल रही है, शिक्षक बैठे हुए हैं, कुछ दोस्त बैठे हुए, वो बताएंगे कि हाँ क्या ठीक है क्या गलत है, वो फीडबैक दे देंगे। भूमिका निर्वाह विद्यार्थियों को उचित मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने में सहायक है तथा उनमें दी गई भूमिकाओं को रखकर शामिल परेशानियों को समझने में सहायक है। तो ये भूमिका निर्वाह की इंपॉर्टेंस हो गई, ये उनमें आत्मविश्वास बढ़ाएगा, संवाद कौशल का विकास करेगा, और जो कि जीवन के कौशलों का ही एक अंग है। लाइफ स्किल्स 10 होते हैं, पता होगा आप लोगों को, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, फिर 3 के अंदर और पार्ट्स को डिवाइड करा, जिससे टोटल 10 हो जाते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना, जो पीछे पड़ा हुआ है वो सब आपको याद रखना है। भूमिका निर्वाह हो गया। भूमिका निर्वाह के बाद आती है फिर हमारी परियोजना विधि। छोटे समूह में कार्यरत, मतलब परियोजनाओं को हमें छोटे समूह में लगाना है। परियोजना विधि के मुख्य सिद्धांत क्या होते हैं। सबसे पहले उद्देश्य का सिद्धांत। उद्देश्य का सिद्धांत यही है कि सबसे पहले तो हमारे पास उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है इस परियोजना के पीछे। फिर गतिविधि का सिद्धांत, विद्यार्थियों को अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जो उन्हें सक्रिय बनाते हैं और चीजें जो उन्हें वो करके सीखते हैं। उन्हें अलग अलग प्रकार की गतिविधियां दो, ऐसी गतिविधियां जो वह स्वीकार कर सकें। अनुभव का सिद्धांत, अनुभव सर्वोत्तम शिक्षक है। सबसे बड़ा शिक्षक कौन है, अनुभव है। जो सीखा जाता है उसे अवश्य अनुभूत होना चाहिए। बच्चे अनुभव के माध्यम से नए तथ्यों को सीखते हैं। सामाजिक अनुभव का सिद्धांत, बच्चा एक सामाजिक जीव है और हमें विद्यार्थियों के सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना है, तो ये सामाजिकता का सिद्धांत हो जाएगा। वास्तविकता का सिद्धांत, जीवन वास्तविक है और शिक्षण सार्थक होती है तथा वास्तविक भी। परियोजना विधि बच्चे को शिक्षा देने की एक विधि है और इसलिए इसे वास्तविक भी होना चाहिए। वास्तविकता के सिद्धांत का मतलब है कि जो परियोजना है वो होना चाहिए आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड। ठीक है। स्वतंत्रता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत मतलब कि इसमें बच्चों के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए, बच्चे फ्री होकर परियोजना का निर्माण करें। उपयोगिता का सिद्धांत, उपयोगिता में जो भी ज्ञान, उपयोगिता के सिद्धांत का मतलब जो भी गतिविधि है उससे उसका उपयोग हो सके, उससे बच्चे जो सीखें उससे डेली लाइफ में उसे यूज किया जा सके। ठीक है, बहुत गदर होता है आसपास। एक अच्छी परियोजना के लक्षण, एक अच्छी परियोजना के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। एक अच्छी परियोजना वह है जिस पर कार्य करना विद्यार्थियों को रुचिकर लगता है और जो कि चुनौतीपूर्ण हो। मतलब ऐसा प्रोजेक्ट मिले जिसमें बच्चों को थोड़ा सा माइंड लगाना पड़े, थोड़ा उनको चैलेंजिंग लगे, यार ये हम कैसे करेंगे, और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी, बच्चों को मजा भी आना चाहिए, यार देखो ये वाले प्रोजेक्ट हम बनाते हैं इस तरह से। एक परियोजना जो उपयोगी है और एक तर्क संगत समय पर पूर्ण होती है हमेशा सराही जाती है। एक परियोजना जो उपयोगी है यानी यूजफुल होती है और तर्क संगत समय पर पूर्ण होती है वह हमेशा सराही जाती है। और इसी बात पे लाइट भी जा चुकी है, तो कहते हैं ना सारे काम एक साथ होते हैं। चलो तो कैमरा बंद कर देते हैं फिर। ठीक है, एक परियोजना जो उपयोगी है और एक तर्क संगत समय पर पूर्ण होती है हमेशा सराही जाती है। चरण क्या होते हैं परियोजना के, सबसे पहले समूह स्थिति में हो रही है, तो पहले तो समूह की संरचना, आप एक ग्रुप बनाओगे, फिर एक आप विषय को चूज करोगे, फिर उसके अंदर कौन कौन से उपविषय हो सकते हैं उनको पहचानोगे। यहाँ पर विषय मतलब थीम है कि इस किस थीम को हम चूज करेंगे। प्रत्येक उप विषय के अंतर्गत होने वाले कार्यों को सूचीबद्ध करना। अब भाई उप विषय बन गए हैं, अब उसके अंदर कौन कौन से काम करना होगा उनकी एक लिस्ट बनाओ, फिर उनको चयन करो कि किसे आपको शामिल करना है। समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा एक विशिष्ट कार्य की स्वीकृति, सबको काम दे दो, भाई तुम थर्माकोल शीट इकट्ठी करके लाओगे, तुम इसमें कलर्स वाला काम करोगे, तुम इसका कंटेंट प्रिपेयर करोगे। ठीक है, इस तरह से।
संसाधनों एवं सूचना का संग्रहण, क्या क्या उसकी इन्फॉर्मेशन उनको संग्रह करना, प्रस्तुति के लिए तैयारी करना कि अब हम इसे प्रेजेंट कैसे करेंगे, फिर समूह प्रस्तुत करेगा, विचार विमर्श और शिक्षक जो साथी है वो इसकी प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देंगे। इस तरह से इसकी कुछ अच्छाइयाँ यहाँ पर दी हुई है और कुछ खामियां भी दी हुई है, चाहे तो पढ़ सकते हैं, बाकी नॉर्मल ही है। अच्छाइयाँ खामियां हम पता ही है। खामियां ये हो जाएंगी यार ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बच्चे कई बार अपने काम में बिजी होते हैं तो नहीं कर पाते। शिक्षक की भूमिका है का क्या है, परियोजना का सफल होना निश्चित प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए। ये शिक्षक की भूमिका हो जाएगी, एक निश्चित प्रक्रिया पर आधारित हो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो ऐसा। फिर यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है कि इन्होंने निरूपण विषय हमारी किसी स्कोप विषय होगा, कृषि का अर्थ प्रकार, ये सब कुछ ठीक है। मतलब ये हर एक का एक एग्जाम्पल भी देते हैं, तो आप एग्जाम्पल देख लोगे तो और समझ में आ जाएगा। थर्ड पर हमारा नाटक यानी कि ड्रामा आ गया। नाटक का अर्थ है पूर्व निर्धारित संवादों का समुच्चय जो बोले जाते हैं, पहले से ही निर्धारित है। पूर्व निर्धारित मतलब नाटक में सब कुछ पहले से फिक्स होता है, जैसे हम ड्रामा बोलते हैं। और जो आपका रोल प्ले होता है उसमें पहले से कुछ फिक्स नहीं होता है। नाटक स्थिर नाटक स्थिर रूप से पूर्व निर्धारित लिखित अंग है, बने बनाए नाटक, किंतु ये अध्याय विषय ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नाटक आयोजन के चरण, ये चरण एग्जाम में आ सकते हैं। पहला, पाठ के रंगमंच के तत्वों का निर्धारण करना। दूसरा, पाठ में उस विषय से संबंधित नाटक को ढूंढना और पता लगाना कि उस विषय से संबंधित कौन सा नाटक हो सकता है जिस पर पाठ हमारा डिपेंडेंट है या जिस पर बेस्ड हमारा पाठ है। पाठ के उपयुक्त होने के लिए नाटक को परिवर्तित करना। फिर आता है विद्यार्थियों का निर्णय करना जो ड्रामा में विभिन्न भूमिकाओं में सही होंगे। हमें विद्यार्थियों का निर्णय करना है कि किसे किसकी भूमिका दी जाएगी। फिर होता है विभिन्न विद्यार्थियों को भूमिकाएं आवंटित करना तथा उन्हें संवाद की अंक की नकल करने को कहना। फिर आता है विद्यार्थियों को संवादों को दोहराने का समय देना और नाटक विषय को समझाना। चलो लाइट तो आ चुकी है लेकिन अब ऑफ ही रहने देते कैमरा। जितनी अधिक अपेक्षित हो पूरा अभ्यास कराना, मतलब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराओ। नाटक का अभिनय करना और फिर नाटक की भाषा, विषय, अभिनय, संवाद आदि की उपयुक्तता पर प्रतिपुष्टि देना। ठीक है, तो ये कुछ चरण होगा नाटक के। अब ध्यान रखो, देखो ये इतने सारे चरण हैं। अब इस सारे चरणों को आप रट तो सकते नहीं हो, तो आप इसे बस एक दो बार पढ़ लोगे तो आपके माइंड में चीज़ें अटक जाएंगी कि किस किस तरह से चलता है, मतलब पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, इस तरह से। सहयोगी अधिगम, सहयोगी अभ्यास, सहयोगी प्रयास आपसी लाभ के लिए भागीदारी प्रतिस्पर्धा करने में परिणत होता है ताकि समूह के सभी सदस्य, तो कुछ सहयोगी प्रयास में क्या होता है, सहयोगी प्रयास में सभी लोग आपस में काम कर रहे होते हैं मिलकर। ठीक है, एक समूह के लोग मिलकर काम कर रहे हैं ताकि समूह के सभी सदस्यों के बीच क्या हो सके, प्रत्येक के प्रयासों से ग्रहण कर सकें। पहचाने कि समूह के सभी सदस्य एक सामान्य भाग को साझा करते हैं, यानी कि एक ही चीज है, सभी एक साथ ही सबको काम करते हैं, एक साथ ही सीखते हैं और एक साथ ही बोलते हैं, कुछ इस तरह का। जाने कि एक निष्पादन स्वयं और एक दल के सदस्यों द्वारा आपस में उत्पन्न हुए हैं और गर्व अनुभव करें कि समूह एक सदस्य उपलब्धि के लिए जाना जाता है तो संयुक्त रूप से आनंद मनाएं। ठीक है, हमारा जो समूह है, हमारा समूह भी एक सदस्य की तरह ही, अगर समूह में मतलब कुछ भी अचीव होंगे ना तो पूरा समूह के समूह मिलेगा। ठीक है, मतलब समूह का अगर एक सदस्य भी जीत जाता है ना तो उसका जश्न जो है, उसका आनंद जो है सभी लोग मिलकर मनाएंगे, ये है इसका मतलब। समूह सहयोगी अधिगम के तत्व, ये जो पॉइंट बता रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला जो पॉइंट है मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं DSSB में। सबसे पहला आता है सकारात्मक अंतर्निर्भरता, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। समूह के प्रत्येक सदस्य के प्रयास अपेक्षित हैं और समूह की सफलता के लिए अपरिहार्य हैं। समूह के प्रत्येक सदस्यों का संयुक्त प्रयास बनाने में उनकी संसाधनों या भूमिकाओं और कार्य के उत्तरदायित्वों के कारण एक अद्भुत योगदान होता है। तो सकारात्मक अंतर्निर्भरता के लिए हमें बस फर्स्ट लाइन याद करना है, क्योंकि फर्स्ट लाइन जो है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। समूह के प्रत्येक सदस्य के प्रयास अपेक्षित है, यानी हर बच्चे के प्रयास को हमें लेना है और समूह की सफलता के लिए अपरिहार्य है। सभी के प्रयास समूह की सफलता के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये पॉइंट किसके अंदर आएगा, ऐसा क्वेश्चन आया था, तो ये पॉइंट आएगा सकारात्मक अंतर्निर्भरता के अंदर। ठीक,
फिर आता है मुखाभिमुख अंतःक्रिया। मुखाभिमुख अंतःक्रिया मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन। शिक्षक को कहना है कि कैसे कार्य करें और सीखी कल्पनाओं पर चर्चा, उनकी समझ कैसे जांचें। बीते अधिगम से नए अधिगम को जोड़ना भी जरूरी है। तो ये चीज आ जाएगी आपकी फेस टू फेस इंटरेक्शन की तरफ। ध्यान रखिएगा, ये लाइन को याद रख लेना कि कौन से पॉइंट के अंदर कौन सी लाइन आएगी, नहीं तो फिर एग्जाम में प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायित्व शिक्षक के लिए समझ इतना छोटा रखना, उत्तरदायित्व उतना बड़ा होता है। यह भी आवश्यक है कि विद्यार्थियों को मौखिक रूप से जांचें और उनके अधिगम को प्रस्तुत करें। जब कक्षा को संदेह होता है तो सभी समूह को कक्षा के जवाब में के पक्ष में तर्क व्याख्या देनी चाहिए। देखो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो समूह को, पूरे समूह को कक्षा को जवाब के पक्ष में तार्किक व्याख्या देनी होगी, यानी कि पूरे समूह का ही उत्तरदायित्व है कि यार ये समूह के लिए हमें कुछ करना है, या फिर समूह में कुछ भी गड़बड़ होता है तो पूरे समूह को ही उसकी क्या बोलते हैं, उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अंतर्वैयक्तिक एवं छोटा समूह कौशल, नेतृत्व, निर्णय निर्माण, विश्वास निर्माण, ये सारे कौशल विकसित हो जाएंगे। समूह संशोधन की बात करें तो समूह के सदस्य चर्चा करते हैं कैसे वे अच्छी तरह उनके लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं और प्रभावी कार्यरत संबंधों को बनाए रखे हैं। ठीक है, ये जो चीजें है ना, आपको लग रहा होगा ये चीजें थोड़ी ऊपर से जा रही हैं, लेकिन आपको इसको एज इट इज याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैं इसमें से कुछ भी नहीं कह सकता कि हम इसे छोड़ दो या ऐसे समझ लो वैसे समझ लो। एज इट इज वर्ड से लिखे हुए आएंगे। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आएगा, जो लाइन लिखी हुई ना, ऐसी कैसी लाइनें लिखी हुई आएंगी, आपको बस उनकी हेडिंग बताना पड़ेगा। तो यदि हम की कुछ अच्छाइयाँ यहाँ पर दी हुई हैं, अच्छाइयाँ अंडरस्टूड ही हैं, वो हमें समझ में आ ही जाती हैं, बाकी कुछ उसमें समझने का है नहीं है। संकल्पना मानचित्र कॉन्सेप्ट में हम जानते हैं यार, कॉन्सेप्ट में है क्या, सार्थक अधिगम शिक्षण उद्देश्यों में से एक है। विद्यार्थियों के अधिगम को सुधारने का एक प्रयास है। संकल्पना, यह विद्यार्थियों में संकल्पनाओं में अंतर संबंधों के साथ संकल्पनात्मक समझ को विकसित करने में सहायता करता है। यह एक प्रक्रिया है जो संकल्पना चित्र में परिणत हो जाता है। तो ये संकल्पना मानचित्र सिर्फ यही बताता है कि बच्चों ने जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को किस तरह से सीख रखा है, वही बताता है आपका संकल्पना चित्रण, यानी कि कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग सिर्फ यह बताता है कि विद्यार्थियों ने बहुत सारी चीजें सीख तो ली है, लेकिन उनको किस तरह से रिलेट कर पा रहा है। संकल्पना चित्रण के लक्षण, इसके लक्षण क्या क्या हैं। सबसे पहले ये तो एक आरेखीय प्रस्तुतिकरण है, इसमें हम कुछ आरेख बनाकर चीजों को रिलेट करके बताते हैं कि कौन सी चीज किस तरह से रिलेटेड है। पूर्व संकल्पनाओं के बीच जुड़ावों का वर्णन करना। प्रायः संकल्पनाएं एक वृत्त, एक बॉक्स के अंदर लिखे होते हैं जो संबंधों के साथ रेखा से जुड़े होते हैं। वो ये या तो ये सर्कल के अंदर लिखे होते हैं या फिर ये बॉक्स के अंदर लिखे होते हैं और ये रेखाओं के द्वारा जो जुड़े हुए होते हैं। संकल्पना ऊपर से नीचे एक श्रेणीबद्ध क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ये भी ठीक है। सबसे सामान्य संकल्पना को ऊपर रखते हुए नीचे आते हैं। सबसे सामान्य जो नॉर्मल है उसे ऊपर रख देते हैं। जैसे अगर हम साइंस की बात करें तो सबसे ऊपर हम क्या रख देंगे साइंस में, पदार्थ, फिर हम रख देंगे ठोस, द्रव और गैस, फिर हम उसे अणु परमाणु में नीचे बांटते हुए चलेंगे। संकल्पनाओं के साथ संबंध पार्श्विक रूप से भी जोड़ा जा सकता है, यानी कि आप ऊपर से नीचे तो जोड़ ही सकते हो, ऊपर से नीचे तो जोड़ ही सकते हो, साथ में आप इससे पार्श्विक यानी साइड से भी जोड़ सकते हो। विषय के चारों ओर संकल्पनाओं के एकीकरण को दिखाना भी संभव है। विषय के चारों ओर की संकल्पनाओं के एकीकरण को भी आप दिखा सकते हैं कि ये सारी संकल्पना किस तरह से इंटीग्रेटेड है। ये यहाँ पर एक एग्जांपल बताया, जल का उद्योग, कृषि, मत्स्य में किस तरह से यूज कर सकते हैं, आर्थिक गतिविधि वगैरह, ये सब कुछ। संकल्पना मानचित्र के चरण क्या क्या हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैप आप कैसे करोगे। सबसे पहले तो चयनित पाठ में से संकल्पनाओं को चिन्हित करोगे। संकल्पनाओं के श्रेणीबद्ध क्रम में जमा होगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सबसे पहले सामान्य चीजें फिर विशिष्ट चीजें। संकल्पनाओं को चुने जो पार्श्विक रखी जानी है, जिन्हें साइड में रखी जाना है उनको भी चुनना है। सभी संकल्पनाओं को श्याम पट्ट पर लिखें, वृत्त गोला खींचें, रेखाएं जोड़ें, ये सब कुछ तो वही है, और फिर इन सबको जोड़ दें बस। बाकी स्टार्टिंग के पॉइंट इंपॉर्टेंट है 3 से 4, बाकी तो लिखना है, जोड़ना है। जैसे ये है उद्योगों के प्रकार, कच्ची सामग्री, खनिज आधारित, कृषि आधारित। अब जो पार्ट्स में क्या हो गई, पार्ट्स हो गया इसका आकार, कच्ची सामग्री, तो ये पार्ट्स में संकल्पनाएं हो गई, और ये सामान्य संकल्पना हो गई। और ये जो नीचे वाली ये जो है ये विशिष्ट संकल्पनाएं हो गई। ठीक है, इस तरह से ये चलती हैं। इसके उपयोग क्या है ये आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि इसका उपयोग जस्ट नॉर्मली है। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया था। जब ये मूल्यांकन के स्तर पर प्रयुक्त होता है तो ये विद्यार्थियों के समझ के स्तर का मूल्यांकन कर सकता है। ये अधिगमकर्ताओं ने जो कुछ भी सीखा उसका सार प्रस्तुत करने में भी सहायक है। ठीक है,
जब आप संकल्पना मानचित्र का यूज किसके आधार पर करते हो, मूल्यांकन के स्तर पर करते हो, तो विद्यार्थियों के समझ के स्तर का मूल्यांकन यह कर सकता है। ठीक है ना। तो याद रखना, संकल्पना मानचित्र का यूज हम मूल्यांकन के तौर पर भी कर सकते हैं। अधिगम के लिए तो कर ही सकते हैं, साथ के साथ मूल्यांकन के लिए भी कर सकते हैं। यहां से DSSC में क्वेश्चन आया हुआ था। विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र, क्रिटिकल पेडागोजी। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र एक शिक्षण उपागम है जो विद्यार्थियों के प्रश्नों, प्रभुत्व को चुनौती देने, विश्वासों और कार्यों जो शासन करते हैं के प्रयासों में सहायता करता है। देखो, विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र जो होता है, क्रिटिकल पेडागोजी, एक उपागम है जो बच्चों से बोलता है कि चलो प्रश्न करने के लिए उन्हें उत्सुक करेगा कि आप प्रश्न करें। ठीक है। प्रभुत्व को चुनौती देने, प्रभुत्व मतलब कि जो एक की चीज होती है ना, सत्ता, उसको चुनौती देता है ये। विश्वास और जो कार्य शासन करते हैं के प्रयासों में सहायता करता है। ठीक है। जिस तरह के कार्य शासन कर रहे हैं, जिस तरह के विश्वास बने हुए हैं, इन सभी के प्रयासों में ये सहायता करेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। चरण जिन्हें आप एक कक्षा में विवेचनात्मक अनुकरण कर सकते हैं, नीचे दिए गए हैं। कुछ चरण दिए गए हैं, किन चरणों का हम फॉलो करके क्रिटिकल पेडागोजी को यूज कर सकते हैं। विद्यार्थियों को मुद्दों के विवेचनात्मक विश्लेषण के लिए अभिमिष्ट अवसरों को सृजित करना, यानी कि सबसे पहले तो बच्चों को अवसर प्रोवाइड कराओ ताकि क्रिटिकल एनालिसिस हो सके। फिर कक्षा में मुद्दों की घोषणा करना और चर्चा के लिए एक तिथि निश्चित करना। फिर आपने क्या करा, कुछ आपने टॉपिक उठा लिए कि इन टॉपिक पर हमें चर्चा करना है और उनकी डेट फिक्स कर दी कि इस दिन हम उनकी चर्चा करेंगे। मुद्दों के संबंध में अग्रिम में सूचना संग्रह करने को भी कह सकते हैं। आप बच्चों से बोल दो कि इस मुद्दे से रिलेटेड जितनी भी सूचना है वो आप इकट्ठा कर लो। विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से भाग लेना पड़ेगा जब वे मुद्दे या उनके विरुद्ध अपने दृष्टिकोण देते हैं और प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, यही क्रिटिकल पेडागोजी है। यही क्रिटिकल, बच्चों को क्रिटिकली एनालिसिस कर सके, इसके योग्य बनाना ही तो क्रिटिकल पेडागोजी के अंदर आएगा। देखो, यहाँ पर विषय दिए हुए हैं, दृष्टिकोण दिए हुए हैं कि अलग अलग विषय पर क्या क्या दृष्टिकोण हो सकते हैं। समय से समाधान को तो हमने बहुत पढ़ा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही बार पढ़ा है। हर पेडागोजी में आया था, मतलब सब्जेक्ट पेडागोजी में भी इसे पढ़ चुके हैं, पहले ही बहुत पढ़ चुके हैं। पढ़ना हो तो आप इसे पढ़ लेना, मैंने इसे हाईलाइटेड भी इसलिए नहीं करा क्योंकि हमने समय से समाधान को पहले कई बार पढ़ चुके हैं। प्रयोगात्मक कार्य को भी हमने कई बार पढ़ लिया। प्रोजेक्ट लर्निंग क्या होती है, इसमें क्या क्या शामिल है, ये पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखा है। आप चाहें तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स को एक बार रीड कर लेना। कथावाचन, स्टोरी टेलिंग, ये थोड़ा सा नया है। ये एक कौशल है जिसमें कथावाचक श्रोताओं को मौखिक और अमौखिक भंगिमाओं के माध्यम से कथा संप्रेषित करता है और श्रोताओं के ध्यान को रोका रखता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मौखिक भी हो सकता है और अमौखिक भी हो सकता है, दोनों तरीके से ही हो सकता है। यह विधि सामाजिक विज्ञान में विशेषता इतिहास को प्रारंभ स्तर पर पढ़ाने में उपयुक्त है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इतिहास को प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाने के लिए कथावाचन विधि इंपॉर्टेंट है। इससे बच्चों में रुचि जागृत होगी, खुशी के माध्यम से कल्पना को समझ के प्रसार का प्रदान करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो पाए। लाभ तो यही है, बच्चों में रुचि सृजित होती है। सीमा ये हो जाएंगी कि शिक्षक मुख्य भूमिका निभाता है। यदि कहानी रुचिपूर्ण तरीके से नहीं कही जाती तो बच्चे बोर हो जाएंगे, तो ये इसकी सीमा हो जाएंगी। सूचना एकत्रित करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टीचर को प्रिपेयर करना होता है। मैदानी क्षेत्र दौड़ा वही होगी आपकी फील्ड ट्रिप हो गई। विचार विमर्श शैली होगी आपकी डिस्कशन वाली। विचार विमर्श के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं वो लिखे हुए यहाँ पर। जब कभी भी एक समस्या, मुद्दा, एक स्थिति, उसमें मत वैभिन्न के लिए विस्तार हो तो शिक्षण की विचार विमर्श विधि अपनाई जाती है। देखिए, एक समस्या है या मुद्दा है या स्थिति है, लेकिन लोगों के उस पर व्यूज अलग अलग हैं, तो विचार विमर्श विधि को हम अपनाएंगे। विचार विमर्श एक शिक्षक द्वारा पहले एवं संतुलित किया जाता है और विद्यार्थी द्वारा क्रमगत तरीके से जारी रखा जाता है। ठीक है। टीचर क्या करेगा, उसको इनिशिएट करेगा और उसको बैलेंस बना के रखेगा और बच्चे उसे क्रमागत तरीके से आगे बढ़ाते जाएंगे। विचार विमर्श का आयोजन कैसे करोगे, सबसे पहले तो या तो प्लानिंग आता है या प्रिपरेशन आता है। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन हर पॉइंट में, हर एक चीज में सबसे आगे आएगा। विचार विमर्श हो, प्रोजेक्ट मेथड हो, आपका बस प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो सबसे पहले समस्याओं को पहचानना आ जाता है। फिर विचार विमर्श का आयोजन कर दोगे, सबसे पहले तैयारी कर दी, फिर इसका आयोजन हो गया, आयोजन के बाद इसका मूल्यांकन हो गया। ठीक है, बस ध्रुव पाठ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये तो उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया यहाँ पर लिखा।
जैसे लिंग को, जेंडर को लेकर देख लें भाई, जेंडर को लेकर काफ़ी अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं, तो इस पर एक डिबेट रख सकते हो कि महिलाएं घर का काम करती हैं, पुरुष बाहर जाके काम करते हैं, इस पर एक डिबेट हो सकती है। भाषा को लेकर आप डिबेट कर सकते हो कि आज के टाइम पर हम हिंदी और इंग्लिश पर लेकर कर सकते हो कि हिंदी ज़्यादा ज़रूरी है, इंग्लिश ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर। मानचित्र आधारित अधिगम, मानचित्र क्या है? मानचित्र पृथ्वी का एक प्रस्तुतिकरण ही है, एक सपाट होता है, ठीक है। मानचित्र तब कब तक सार्थक नहीं होता? जब तक सार्थक नहीं होता जब तक कि पढ़ने वाला सक्षम ना हो। मानचित्र की साक्षरता जरूरी है। अधिगम को मानचित्र अध्ययन के कारण आती है, मानचित्र आधारित अधिगम कहलाता है, ठीक है। जो अधिगम मानचित्र के अध्ययन से आता है वो मानचित्र आधारित अधिगम। कुछ इसमें समझने का इतना है नहीं, मैंने आप लोगों से पहले ही बोला था, जब हम सोशल साइंस को पढ़ रहे हैं ना, सोशल साइंस सब्जेक्ट ही ऐसा है कि सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है, रटना इसमें ज्यादा होता है, ठीक है, और इसमें समझना होता है कम। तो ज़्यादातर चीज़ें ऐसे हैं कि वो समझ में नहीं आता उनको क्या एक्सप्लेन करें, उसमें मैं अलग से क्या बोलूँ, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी इसमें। मानचित्र के तत्व, मानचित्र का शीर्षक होता है, मानचित्र में एक शीर्षक दिया होता है कि यार ये राजनीतिक है, भूगोलिक है, प्राकृतिक है, कैसा है। दिशाएं दी हुई होती हैं, उसमें पैमाना दिया रहता है और उसमें रंग और प्रतीक होते हैं। जैसे हरे रंग से जंगल को शो करते हैं, ये जो ब्राउन कलर है उससे पर्वत पठार को शो करते हैं, नीले रंग से पानी को दर्शाया जाता है, ये सब चीज़ें। ये एक मैप भी बना हुआ है। और ये मानचित्र के बारे में बताया उन्होंने, प्रतिनिधित्व, पैमाना वगैरह ये सब कुछ। ये मानचित्रों के प्रकार दिए हुए हैं, पारंपरिक और अपारंपरिक। पारंपरिक प्रतीक और गैर पारंपरिक प्रतीक। पारंपरिक प्रतीक सार्वभौमिक तरीके से स्वीकार्य हैं और बहुत लंबे समय से प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे कि पानी को नीले रंग से शो करोगे, ज़्यादा गहरा पानी है तो उसे डायरेक्ट नीले रंग से शो कर दोगे, कम गहरा पानी है तो उसे हल्के नीले रंग से शो कर दोगे, ये सारी चीज़ें। गैर पारंपरिक में तो मानचित्र बनाने वाला अपने हिसाब से जो उसे समझ में आता है वो रंग डाल देता है उसमें, बस। ये उद्देश्य दिए हुए हैं कि यार एक जैसे ये ऐसा है, ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए उन्होंने बताया कि बसे विषय वस्तु का विश्लेषण करना है। कौन सी विषय वस्तु है? प्राकृतिक, वनस्पति, अर्थ। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य हमारा यह रहेगा कि प्राकृतिक वनस्पति के अर्थ की व्याख्या करें। रणनीति किसका यूज करोगे? आप विचार विमर्श का यूज करोगे। प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, इसके लिए आप मानचित्र आधारित अधिगम करोगे। वनस्पति की श्रेणियों के लिए आप सहयोगी अधिगम का यूज करोगे। तो ये लिखा हुआ है, बाकी ये जस्ट एक समझने के लिए है। चलिए सारांश आता है, मतलब ये यूनिट हमारी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थोड़ी सी बोरिंग लगेगी आपको, सोशल साइंस हो सकता है, बट क्या कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ऐसा ही है। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट भी आप अपने कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।